विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मैंशन में अपराध, अध्याय 7, खुला संघर्ष। उस सुबह का नाश्ता उदास और असहज माहौल में होने वाला था। शुभेंदुनाथ मुखर्जी ने अपने चाचा की मृत्यु की खबर सावधानी पूर्वक दे दी थी और यह सूचना मेहमानों के बीच तेजी से फैल गई। सभी का मानना था कि सबसे उपयुक्त तरीका यह होगा कि शालीनता से विदाई ली जाए और जल्द से जल्द यहां से चला जाए। बुजुर्ग व्यक्ति की अंतिम इच्छा की कहानी से किसी की राय ज्यादा नहीं बदली, क्योंकि यह साफ था कि अब यह आयोजन न तो सफल हो सकता था और न ही सहने लायक रह गया था। मृत व्यक्ति की इच्छाएं नेक इरादे से कही गई थीं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनका असर विपरीत था। शुभेंदुनाथ मुखर्जी बेहद निराश लग रहा था और उसके प्रति सभी को सहानुभूति थी। उसके लिए हालात और बुरे नहीं हो सकते थे। वह मेज के सिरे पर बैठा था, सामान्य से थोड़ा ज्यादा पीला दिख रहा था, लेकिन फिर भी वही सौम्य सुसंस्कृत विद्वान था। उसने ऑक्सफोर्ड के एक कम प्रसिद्ध क्लब की रंगीन टाई पहनी हुई थी और उसने किसी भी प्रकार के शोक का बाहरी प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की थी। भैरवनाथ मुखर्जी, जो अपनी रात की साहसिक घटना के बावजूद पूरी तरह सामान्य दिख रहा था, महुआ के बगल में बैठा था। वे दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और प्रशांत सन्याल के हैंडसम चेहरे पर जो गुस्से का भाव था, उससे कोई भी समझ सकता था कि महुआ इस मौके पर भी एक महिला विशेष की चतुराई भरी चाल चल रही थी। एक प्रेमी को जलाकर दूसरे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। भैरवनाथ मुखर्जी इस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठ रहा था और वे दोनों धीमी आवाज में कोलकाता लौटने की योजना बना रहे थे। इस उदास वातावरण में सभी मेहमान अपनी अपनी विदाई की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सौमित्र नाश्ते में देर से पहुंचा। वह थोड़ा घबराया हुआ और चेहरे पर हल्की लाली लिए तेजी से आया और टेबल पर अपनी मंगेतर छोटी सुनैना और कौशिक घोष के बीच बैठ गया। कौशिक, जिसे निशिगंधा ने बस एक भटका हुआ नौजवान कहा था, वास्तव में अपने पिता के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। एक होनहार युवक जिसमें दिमाग तो था, लेकिन ऊर्जा की कमी थी। हेनरी और डॉक्टर स्मिथ अब तक नहीं आए थे और उनके लिए टेबल पर जगह भी नहीं रखी गई थी। लेकिन जैसे ही सौमित्र बैठा और अतिथियों की संख्या पूरी हुई, दरवाजा खुला और वे दो व्यक्ति अंदर आए जिनमें पृथ्वीराज उस दिन सबसे अधिक रुचि रखता था। डॉक्टर स्मिथ सबसे पहले आया और सुबह की धूप में उसका चेहरा बीती रात की तुलना में और भी ज्यादा भयावह लग रहा था। पहली बार यह साफ हुआ कि वह कितना विशाल आदमी था। वह मोटापे की चरम सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन लंबा और बेहद ताकतवर था। उसका लंबा घना सफेद भूरा बाल माथे से सीधे पीछे की ओर कंघी किया गया था और कंधों तक झूल रहा था। उसकी आंखें ही उसके चेहरे का एकमात्र जीवंत हिस्सा थीं। अब वे चमक रही थीं और असाधारण रूप से प्रभावशाली लग रही थीं। हेनरी, जो उसके पीछे आया, उसके सामने छोटा और तुच्छ दिख रहा था। वह पहले की तरह ही सुस्त और लचीले अंदाज में चल रहा था और उसने मेज के चारों ओर बैठे नौजवानों के समूह पर एक शांत मापा हुआ नजर डाली, जैसे वह उनके सामूहिक बल या वजन का अनुमान लगा रहा हो। शुभेंदुनाथ मुखर्जी ने ऊपर देखा और उन्हें विनम्रता से गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर स्मिथ भारी कदमों से मेज के शीर्ष पर पहुंचा और वहां खड़ा होकर अपनी अभिव्यक्तिहीन आंखों से मेहमानों के विस्मित चेहरों को देखने लगा। शांत रहो, उसने कहा। उसके शब्द इतने अप्रत्याशित और परिस्थिति से इतने परे थे कि अगर उसकी भारी जर्मन शैली की गंभीर आवाज में कोई डराने वाला भाव न होता तो शायद उसकी बात पर हंसी भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर वह आगे बोला। उसकी आवाज अब भी सपाट और भावशून्य थी, मानो कोई मुखौटा पहनकर बोल रहा हो। कुछ खो गया है, उसने हर शब्द को अलग अलग स्पष्टता से कहा, हर एक पर बराबर जोर देते हुए। इसे मुझे लौटाना होगा, इसकी कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी इसे चुराया है वह जानता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं।
इस बेशर्मी भरे आरोप पर पूरे मेज पर सनसनी फैल गई और शुभेंदु नाथ मुखर्जी गुस्से से खड़ा हो गया। वह गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज पूरी तरह नियंत्रित रखी। उसके स्वर की ठंडी नपी तुली दृढ़ता डॉक्टर स्मिथ की भारी अशिष्टता के बिल्कुल विपरीत थी। डॉक्टर स्मिथ, मुझे लगता है कि अपनी संपत्ति वापस पाने की आपकी व्याकुलता ने आपकी समझ बूझ को प्रभावित कर दिया है। शायद आपको यह एहसास नहीं है कि आप मेरे घर में एक अतिथि हैं और जिन लोगों का आपने अभी अपमान किया है वे भी मेरे मेहमान हैं। यदि आप नाश्ते के बाद जाने से पहले मुझसे मिलें तो मैं आपकी खोई हुई वस्तु की उचित खोज कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। शुभेंदु नाथ मुखर्जी ने कहा। जर्मन व्यक्ति जरा भी नहीं हिला। वह मेज के शीर्ष पर खड़ा रहा और बिना पलक झपकाए सामने खड़े आदमी को घूरता रहा। जब तक यह वस्तु मुझे नहीं लौटा दी जाती, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, उसने उसी भारी दृढ़ता के साथ कहा। शुभेंदु नाथ मुखर्जी की फटकार मानो उसने सुनी ही नहीं। युवा व्यक्ति के पीले चेहरे पर एक क्षण के लिए हल्की लाली दौड़ गई। फिर उसने चारों ओर बैठे मेहमानों की ओर देखा, जो हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे माफ कीजिए, मैं इस अजीबोगरीब स्थिति के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मेरे चाचा की मृत्यु ने इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का दिमाग बिगाड़ दिया है। डॉक्टर स्मिथ ने घूमकर उसकी ओर देखा। यह युवक, उसने कहा, इसे बैठने दो और चुप रहने दो। हेनरी ने शुभेंदु नाथ मुखर्जी की ओर मुस्कुराया और उसके धूर्त निर्जीव चेहरे पर जो भाव था वही अपने आप में अपमानजनक था। मेरे प्रिय मिस्टर शुभेंदु, उसने अपनी अस्वाभाविक रूप से चिपचिपी आवाज में कहा, जो मधुर और लुभाने वाली थी, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी और अपने दोस्तों की स्थिति को पूरी तरह समझ रहे हैं। सोचिए, यह घर सार्वजनिक सड़क से 2 मील दूर है। यहां कोई टेलीफोन नहीं है। हमारे पास 2 महिला सेविकाएं, 6 पुरुष सेवक और एक द्वारपाल हैं। ये सभी लोग डॉक्टर स्मिथ के अधीन कार्यरत हैं। आपकी कारों से पेट्रोल निकाल दिया गया है। मुझे खेद है, लेकिन आप पूरी तरह से असहाय हैं। वह रुका और अपने दृष्टि संकेत से मेज के चारों ओर बैठे लोगों के चौंके हुए चेहरों को नापा। बेहतर होगा, उसने आगे कहा, कि आप सब तर्कपूर्ण ढंग से सुने, क्योंकि मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मेरे मित्र डॉक्टर स्मिथ ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी इच्छाओं का विरोध सहन कर सकें। शुभेंदु नाथ मुखर्जी अब भी खड़ा था। उसका चेहरा धीरे धीरे और भी ज्यादा पीला हो गया था और अब वह जबरदस्ती काबू में रखे गुस्से से कांप रहा था। सज्जनों, यह नाटक अब बहुत हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज चाहकर भी हल्के से कांप रही थी। अगर आप कृपया यहां से चले जाएं तो हम अपने नाश्ते पर ध्यान दें। बैठ जाओ। यह शब्द एक गगनभेदी गर्जना में गूंजे। हालांकि इस स्पष्ट तथ्य को छोड़कर कि हेनरी इतनी जोरदार आवाज निकालने में असमर्थ था, डॉक्टर स्मिथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया जिससे यह सिद्ध होता कि वही चिल्लाया था। शुभेंदु नाथ मुखर्जी चौंक गया। उसके धैर्य की सीमा पार हो चुकी थी। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। फिर अचानक वह अपनी कुर्सी में धंस गया। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। वह एक रिवॉल्वर की काली नली को घूर रहा था। जर्मन व्यक्ति अडिग खड़ा रहा, एक भारी हाथ में छोटे लेकिन खतरनाक हथियार को स्थिर रखते हुए। यहां, उसने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, कोई है जिसके पास मेरी खोजी हुई वस्तु है? उसी से मैं बात कर रहा हूं। जब वह मुझे मेरी वस्तु लौटा देगा, तब तुम सब यहां से जा सकते हो। तब तक कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। इस असाधारण घोषणा के बाद एक घुटी हुई खामोशी छा गई। कमरे में कोई हिला तक नहीं और खिड़कियों के बाहर हरियाली में चहकते पक्षियों की आवाज अचानक बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगी। तभी भैरवनाथ मुखर्जी ने हल्की खांसी की और अपने टेबल नैपकिन में लपेटी हुई कोई चीज अपनी बगल में बैठी लड़की को पकड़ाई। लड़की ने उसे अपने पड़ोसी को दिया और पूर्ण चुप्पी में वह वस्तु मेज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती गई, जब तक कि हेनरी ने उसे झपट कर पकड़ नहीं लिया और जर्मन व्यक्ति के सामने मेज पर रख दिया। एक संतुष्ट गुर्राहट के साथ
विशाल व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर को कोट की जेब में डाल लिया और सफेद कपड़े को हटा दिया। फिर अचानक वह क्रोध से चिल्लाया और पीछे हट गया, जिससे कि भैरवनाथ मुखर्जी की दी गई वस्तु पूरी तरह उजागर हो गई। वह एक नाश्ते का अंडा था, ठीक वही अंडा जिसे वह मूर्खतापूर्ण युवक तोड़ने ही वाला था जब यह असाधारण घटना घटित हुई थी। इसका प्रभाव तुरंत हुआ। एक पल पहले की घुटन भरी गंभीरता पूरी तरह समाप्त हो गई। पूरी मेज जोरदार हंसी से गूंज उठी। जर्मन व्यक्ति वैसे ही कठोर खड़ा रहा जैसे पहले था। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं आया और उसकी छोटी आंखें धीरे धीरे फीकी और निर्जीव हो गईं। दूसरी ओर हेनरी ने अपने क्रोध को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसके लंबे पतले होंठ गुस्साए कुत्ते की तरह उसके दांतों पर खिंच गए। धीरे धीरे हंसी शांत होने लगी। डॉक्टर स्मिथ की शख्सियत ऐसी थी जिसे ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तुम हंसते हो? उसने भारी आवाज में कहा। मैं नहीं हंसता। और वह छोटी लड़की। उसने अपनी बंदूक को अविश्वसनीय कोमलता से उछाला, जो उसके भारी भरकम व्यक्तित्व के विपरीत था। वह भी नहीं हंसती। आखिरी शब्द इतनी भयंकर क्रूरता के साथ कहे गए कि सुनने वाले अनायास ही सहम गए। एक पल के लिए उस कठोर चेहरे पर, जो अब तक लगभग भावहीन लगा था, एक ऐसी जंगली हिंसा की झलक दिखाई दी कि वहां बैठे किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वे उसकी आंखों में देख सके। क्षण भर बाद उसका चेहरा फिर से अपने सामान्य कठोर भाव में लौट आया। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। पीछे पीछे जेसी हेनरी भी चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में छाई चुप्पी भारी और असहज लगने लगी। अंततः एक हिचकिचाती, बेचैन बातचीत शुरू हुई। कितना अप्रिय बूढ़ा उल्लू है, सौमित्र ने पृथ्वीराज से कहा। उसने हल्के अंदाज में बात की, लेकिन उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। उसका एक हाथ उसकी मंगेतर की हथेली पर था, जो उसके बगल में बहुत पीली बैठी थी, मानो रोने ही वाली हो। यहां तक कि महुआ सेन, जो आमतौर पर निडर रहती थी, थोड़ी हिलती हुई लगी, और निशिगंधा, जो तीनों लड़कियों में सबसे कम डरी हुई थी, फिर भी काफी सफेद दिखाई दे रही थी। शुभेंदुनाथ मुखर्जी अब भी गुस्से में था। हालांकि उसने इस घटना के लिए माफी मांगने की कोशिश छोड़ दी और बाकी लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा में शामिल हो गया। वह पूरी तरह पागल है, इसमें कोई शक नहीं, कौशिक घोष ने आलसी स्वर में कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे बेहतरीन तरीके से चिढ़ाया, मुझे लगता है। लेकिन अगर वह सच में सनकी नहीं है और उसने जो कहा वह सही है, तो चीजें वाकई दिलचस्प होने वाली हैं, प्रशांत सन्याल ने मजाकिया अंदाज में कहा। मुझे डर है कि शायद मुझे उसका सिर फोड़ना पड़े। पृथ्वीराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, शुभेंदुनाथ मुखर्जी, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबको दूसरे कमरे में चलकर इस मामले पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। वहां हमें नौकरों द्वारा कोई खलल नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई असली खतरा है, उसने आश्वस्त करने वाले अंदाज में जोड़ा। लेकिन शायद हमें यह देख लेना चाहिए कि हेनरी ने कारों के बारे में जो कहा वह सही है या नहीं। प्रशांत सन्याल उत्साह से खड़ा हो गया। मैं जाकर देख आता हूं, उसने कहा। सच में मुझे यह करने में मजा आएगा, उसने जोड़ा, जब शुभेंदुनाथ मुखर्जी ने उसे संदेह से देखा, और फिर वह सीटी बजाते हुए चला गया। जैसा कि पृथ्वीराज ने सुझाव दिया था, पूरी पार्टी अगले कमरे में चली गई। वे अब भी हल्के मूड में बात कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एक स्पष्ट घबराहट का माहौल था। सुनैना स्पष्ट रूप से डर गई थी, महुआ सेन पूरी तरह असमंजस में थी और बाकी सभी चिंतित थे। पृथ्वीराज सबसे आखिरी में विशाल हॉल में दाखिल हुआ, जो अब सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था। सूरज की किरणें लंबे हीरे जैसे खिड़की के शीशों से छनकर आ रही थीं, चमचमाते फर्श पर पड़ रही थीं और ट्यूडर गुलाब और लकड़ी की नक्काशी पर नरम चमक बिखेर रही थीं। लेकिन उसकी नजर इन चीजों पर नहीं पड़ी। जो उसने देखा वह इतना चौंकाने वाला था कि वह झटके से पीछे हट गया
और उसके मुंह से एक दबा हुआ आश्चर्यजनक स्वर निकला। दूर वाली चिमनी के ऊपर बरछी के सिरों की गोलाकार सजावट के बीच उसकी चमकती हुई धार सूरज की रोशनी में चकाचौंध पैदा कर रही थी, इतनी चमकदार मानो कभी वहां से हटाई ही न गई हो। खतरनाक और सुंदर मुखर्जी मेंशन का खंजर अपनी जगह पर पुनः स्थापित था। जैसे ही पृथ्वीराज अपनी पहली हैरानी से उबरे, उन्होंने निशिगंधा की ओर रुख किया। वह ठीक उनके बगल में खड़ी थी, जबकि बाकी लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चुपचाप बातें कर रहे थे। क्या तुम आज सुबह यहां आई थीं? उन्होंने पूछा, जब हम बगीचे से लौटे थे। उसने सिर हिलाया और उन्होंने देखा कि वह हल्के से कांप रही थी। हाँ, और यह तब यहीं था, बिल्कुल उसी जगह लटका हुआ जहां अभी है। मैं इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। किसी ने इसे रात में वापस रख दिया होगा। उसके आखिरी शब्द एक सिसकी में बदल गए और पृथ्वीराज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। डर गई हो? उन्होंने पूछा। उसने बहादुरी से उनकी आंखों में देखा। मैं खुश हूं कि आप भी यहां हैं। उसने बस इतना कहा। पृथ्वीराज के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई और उनका चेहरा हल्का लाल पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें पूरी तरह एहसास था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। वह समूह में सबसे बड़े थे और पिछले 12 घंटों की घटनाओं के बारे में शायद कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से अधिक जानते थे। हालांकि उनके अंदर किसी ने कहा कि वह अपनी खोजों के बारे में चुप रहें। उन्हें एहसास था कि वे खतरनाक लोगों के सामने थे। मिस्टर विलियम स्मिथ, जैसा कि वह खुद को कहता था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और इस वक्त वह गुस्से में था। अब मुख्य विचार किसी भी कीमत पर यहां से निकलने का था। पृथ्वीराज को इस पर पूरा यकीन था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिवंगत कर्नल के असाधारण मित्र इतनी चरम सीमा तक जाने की हिम्मत करेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा किया था, वह इतने मूर्ख नहीं थे कि यह सोचें कि वे खुद को काबू में किए जाने का जोखिम उठाएंगे। निश्चित रूप से उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर वे घर से बाहर निकल पाते तो वह खुद सबसे उच्च अधिकारियों से तुरंत जांच की व्यवस्था कर सकते थे। यदि पुलिस को उनके अपहरणकर्ताओं की जानकारी के बिना सूचित किया जा सकता तो और भी अच्छा होता, लेकिन मुख्य समस्या थी भागने की, और वर्तमान परिस्थितियों में यह इतना आसान नहीं लग रहा था। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक तरीका था। उन्होंने अपनी जेब में रखे टूटे फूटे लाल बटुए को महसूस किया, लेकिन वह इस रास्ते पर जाने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वह उस व्यक्ति को आजाद कर देंगे जो निस्संदेह दुनिया के सबसे कुशल अपराधी संगठनों में से एक का नेता था। अब तक वह अंधेरे में काम कर रहे थे और अगर वे अब हार मान लेते तो वह अंधकार हमेशा बना रहता। इसका मतलब पूरी तरह आत्मसमर्पण होता, रहस्य ही बना रहता। उन्होंने निशिगंधा की ओर देखा। हम अभी भी उन्हें हरा सकते हैं, उन्होंने कहा। वह उनकी ओर देख हंस पड़ी। या कोशिश में मर सकते हैं। पृथ्वीराज बहुत सहज महसूस करने लगे। यही तो मैं महसूस कर रहा हूं, उन्होंने कहा। उसी क्षण मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी से पूरे समूह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिल्कुल, उन्होंने मिलनसार अंदाज में कहा। मुझे लगता है कि किसी ने कुछ चुराया तो नहीं। मेरे कमरे में 2 साबुन के टुकड़े हैं, सौमित्र ने बुदबुदाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ा आदमी इन्हीं के पीछे पड़ा है। और सुनो शुभेंदु, उन्होंने अचानक जोड़ा, इस पूरे मामले में कुछ अजीब है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है। पृथ्वीराज ने जल्दी से बीच में टोक दिया। पूरा मामला ही अजीब है सौमित्र, उन्होंने लड़के की ओर देखते हुए कहा। सौमित्र इशारा समझ गए और चुप रहे, लेकिन शुभेंदु उनकी ओर मुड़े। अब मैं कोई माफी मांगने की स्थिति में नहीं हूं। पूरा मामला मेरी समझ से बाहर है। मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि इस सप्ताह के अंत में कुछ लोगों को यहां लाऊं। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे। मैंने पहले भी हेनरी से यहां मुलाकात की थी, लेकिन उससे कभी आधे दर्जन शब्द भी नहीं बोले। जहां तक उस जर्मन विलियम स्मिथ की बात है, वह पूरी तरह से अपरिचित है। सौमित्र,
जिसे यह शब्द किसी फटकार की तरह लगे, थोड़ा शर्मिंदा हो गया और माहौल में असहजता आने ही वाली थी कि तभी प्रशांत सन्याल अचानक लौट आया। वह बहुत ही अच्छे मूड में था। उसके हैंडसम युवा चेहरे पर उत्तेजना की लाली थी और बाकी सभी को यह संदेह हुआ कि वह इस स्थिति का पूरा आनंद ले रहा था। उन्होंने कर दिया, इन कमबख्तों ने, प्रशांत सन्याल ने झुंड में घुसते ही कहा। बसों में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा। बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन सबूत एक गायब हो गया है। धूल में बदल गया होगा शायद, पर इसके अलावा सब कुछ वही है। कोई मिला? कौशिक घोष ने पूछा। एक भी इंसान नहीं, प्रशांत सन्याल ने खुशी से कहा। और छोटे क्रिस्टोफर रॉबिन के दिमाग में एक योजना है। अगर मैं तुमसे एक ड्रिंक मांगूं, शुभेंदु, तो क्या तुम मुझे जिंजर बियर दोगे? उसकी आवाज में एक दबी हुई उत्तेजना थी। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वह यहां मिल जाएगा, शुभेंदु ने आगे बढ़ते हुए कहा और आग की जगह में बने पैनलिंग के अंदर के एक अलमारी की ओर इशारा किया। प्रशांत सन्याल ने अपना सिर अंदर डाला और विजयी भाव से बाहर निकला। 2 स्कॉच और एक 3 स्टार ब्रांडी, उसने कहा, बोतलों को अपनी बाजू में दबाते हुए। यह पवित्रता का अपमान है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। खिड़की के पास जाओ बच्चों, और अब अंकल क्रिस्टोफर जादू दिखाएंगे। इस सामान का क्या करने वाले हो? कौशिक घोष ने पूछा, जिसे एथलेटिक किस्म के लोगों से कोई खास लगाव नहीं था। इसे पीकर खुद को नशे में डुबा लोगे और ऊधम मचाओगे? प्रशांत सन्याल ने उसके कंधे के ऊपर से मुस्कुराकर देखा। वह पहले ही आधा कमरे से बाहर था। बिल्कुल नहीं, उसने कहा, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए रुका। लेकिन सलमसन कार जरूर चलेगी। गैराज पर नजर रखो। अपनी आंखें इस जादू पर टिकाए रखो। देवियों और सज्जनों, यह करतब दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। हैरान परेशान छोटे से समूह ने उसे संदेह से देखा। मुझे अभी भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, कौशिक घोष ने ठंडे स्वर में कहा। शायद मैं बहुत मूर्ख हूं, लेकिन तुम्हारा इरादा समझ नहीं पा रहा। सौमित्र ने अचानक सिर उठाया। हे भगवान, उसने कहा, मुझे लगता है कि वह यह कर सकता है। क्या जबरदस्त तरकीब है। यही तो मैंने सोचा था, प्रशांत सन्याल ने कहा। वह बाहर निकल गया और उन्होंने सुना कि वह गलियारे में भागते हुए जा रहा था। पृथ्वीराज ने सौमित्र की ओर रुख किया। क्या योजना है? उन्होंने पूछा। सौमित्र मुस्कुराया। वह शराब को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करने वाला है, उसने कहा। काफी बढ़िया आइडिया है ना? ऐसी कार को शुद्ध स्पिरिट पर चलना ही चाहिए। चलो देखते हैं उसे। वह खिड़कियों की ओर बढ़ा और बाकी सब उसके पीछे चले गए। गर्दन टेढ़ी करके देखने पर वे सिर्फ खलिहान के दरवाजे देख सकते थे, जो दोनों खुले थे। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ और कौशिक घोष को लगने लगा कि प्रशांत सन्याल के विचारों के बारे में उनकी शुरुआती धारणा सही साबित होने वाली है। तभी गैराज से एक जबरदस्त बैकफायर की आवाज आई। हे भगवान, पृथ्वीराज ने कहा, वह सच में कर दिखाएगा। किसी ने हंसना शुरू कर दिया। क्या मूर्ख नजर आएंगे वे सब? सौमित्र ने कहा। एक और छोटी धमाका गैराज से सुनाई दी और अगले ही पल छोटी सी कार नीले धुएं के बादल में लिपटी दिखाई दी, जिसके स्टीयरिंग पर मिस्टर प्रशांत सन्याल थे। वह धीरे धीरे लेकिन गर्व से आगे बढ़ रही थी और मशीन गन की तरह लगातार बैकफायर कर रही थी। क्या वह कमाल का नहीं है? महुआ ने अपने हाथ जोड़ लिए और यहां तक कि कौशिक घोष ने भी अनमने भाव से स्वीकार किया। लड़के में पहल करने की जबरदस्त क्षमता है। प्रशांत सन्याल ने हाथ हिलाया और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था, जैसे कोई बच्चा। उसने गियर बदला, कार झटके से आगे बढ़ी और ड्राइववे पर असंतुलित गति से निकल पड़ी। अब इन्हें सबक मिलेगा, सौमित्र ने हंसते हुए कहा। इन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, छोटी सुनैना ने कहा। उसी क्षण मिस्टर प्रशांत सन्याल ने पूरी रफ्तार में गियर बदला और तुरंत एक तेज धमाका हुआ, फिर दूसरा, जो उनके सिर के ऊपर किसी खिड़की से आया प्रतीत हुआ। तुरंत ही उनकी आंखों के सामने सलमसन कार जोर से मुड़ी, लड़खड़ाकर सड़क पार गई और पलट गई, जिससे उसमें बैठा व्यक्ति घास पर जा गिरा। हे भगवान,
सौमित्र की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कौशिक घोष ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। विलियम स्मिथ की बंदूक, उन्होंने उसे पकड़ लिया। वे लोग सच में गंभीर हैं। चलो दोस्तों। उसने खिड़की धकेलकर खोली और लॉन पर कूद गया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। जब वे प्रशांत सन्याल तक पहुंचे तो वह पहले ही खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा बहुत सफेद था और उसका बायां हाथ उसकी दूसरी कलाई को कसकर पकड़े हुए था, जहां से खून बह रहा था। उन्होंने मेरी कार के बाएं पहिए और मेरा ड्राइविंग आर्म उड़ा दिया, उसने हांफते हुए कहा। कोई है जो कमाल की शूटिंग कर सकता है? वह आखिरी शब्द पर थोड़ा लड़खड़ाया, फिर बहादुरी से मुस्कुराया। क्या तुम लोग बुरा मानोगे अगर हम अंदर चले जाएं? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। वे उसे घर के अंदर ले आए और उसी कमरे में पहुंचे जहां वे सब पहले खड़े थे। लॉन पार करते समय पृथ्वीराज ने ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर देखा और उसे ऐसा लगा कि किसी भारी भावहीन चेहरे ने पर्दे के पीछे से उन पर नजर डाली। रेस्क्यू टीम अचानक गंभीर हो गई। अब वे मिस्टर विलियम स्मिथ की बातों को सच मानने लगे थे। प्रशांत सन्याल एक कुर्सी पर गिर पड़ा। महुआ की जरूरत से ज्यादा चिंता से उसे बचाने के बाद पृथ्वीराज गर्म पानी और पट्टी के लिए जाने ही वाला था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक नौकर अंदर आया। उसके हाथ में एक पूरा मेडिकल किट था, जिसमें एंटीसेप्टिक पट्टियां और गर्म पानी भी था। मिस्टर हेनरी की ओर से सर, उसने गंभीर स्वर में कहा और चला गया। प्रशांत सन्याल हल्के से मुस्कुराया। इनकी शराफत को 1000 बार गाली दूं, उसने कहा और अपने घायल हाथ को देखता रहा। पृथ्वीराज ने अपना कोट उतारकर उस ट्रे के पास जाकर चीजें निकालनी शुरू की। अरे, यहां एक चिट्ठी भी है। शुभेंदु नाथ मुखर्जी, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो जब तक मैं पट्टी बांधता हूं? शुभेंदु नाथ मुखर्जी ने ट्रे से कागज उठाया और अपनी साफ आवाज में पढ़ा। हम मजाक नहीं कर रहे। जब तक हमें हमारी चीज नहीं मिल जाती, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। इस पर कोई दस्तखत नहीं है, शुभेंदु नाथ मुखर्जी ने जोड़ा और चिट्ठी सौमित्र को दे दी, जिसने उसे गौर से देखा। लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है, उसने कहा। आखिर क्या चीज है? जब तक हमें यह पता ना चले, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। हां, यह सच है, कौशिक घोष ने आखिर कहा। और हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में पक्के तौर पर जानते हैं कि वह कोई अंडा नहीं है। इस पर हल्की हंसी गूंजी, लेकिन जल्द ही सब फिर से गंभीर हो गए। उन्हें अब अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो रहा था। जो भी है वह कुछ बहुत संदिग्ध जरूर होगा, प्रशांत सन्याल ने कहा, जो अब भी अपने जख्म की पीड़ा से सफेद पड़ा था। वरना वे इसे ठीक से बता क्यों नहीं देते, ताकि हम उसे ढूंढ सकें। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाकर कहना चाहिए कि हमें उनकी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। वे चाहें तो हमारी तलाशी ले सकते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि वह हमारे पास नहीं है, तो वे हमें छोड़ देंगे। और भगवान की कसम, जब वे ऐसा करेंगे तो मैं उन पर कहर बरपा दूंगा। इसी वजह से प्रशांत सन्याल, मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं, पृथ्वीराज ने बिना सिर उठाए कहा, क्योंकि वह पट्टी बांधने में व्यस्त था। हमारे ऊपर वाले मित्र बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। जब तक उन्हें अपनी चीज नहीं मिल जाती और वे सुरक्षित भागने की योजना नहीं बना लेते, वे पुलिस को बुलाने का खतरा मोल नहीं लेंगे। कौशिक घोष ने हाथ उठाया। 1 मिनट, उसने कहा। आओ थोड़ी जासूसी करें। हमारे जर्मन सज्जन ने जो चीज खोई है वह बहुत छोटी होनी चाहिए। और ऐसा तुम कैसे कह सकते हो मेरे प्रिय शर्लक? क्योंकि मेरे प्यारे वॉटसन, जब हमारे साथी भैरवनाथ मुखर्जी ने उन्हें एक अंडा नैपकिन में लपेट कर दिया, तो वे समझ बैठे कि उन्हें अपनी चीज मिल गई। क्या वह मुखर्जी मेंशन डायमंड्स तो नहीं है शुभेंदु? ऐसे हीरे हैं ही नहीं, शुभेंदुनाथ मुखर्जी ने चिढ़ते हुए कहा। कसम से मैंने कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया। काश हमारे पास कुछ बंदूकें होतीं, प्रशांत सन्याल ने निराशा में कहा। तो हम उन पर हमला करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन निहत्थे रहकर उन लोगों से भिड़ना जो इतनी बेहतरीन निशानेबाजी कर सकते हैं,
बेकार है। तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि हमारे पास हथियार नहीं है, पृथ्वीराज ने कहा और पट्टी बांधकर पीछे हटा। तुम्हें अपने हाथ की चोट के साथ ज्यादा उत्तेजना की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही काफी खून बहा चुके हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सोने की कोशिश करता। ओह हां, सोने की कोशिश करो, सौमित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर नींद आ सके, जो कि मुश्किल ही लगता है। वे सब फायरप्लेस के पास खड़े थे और इस समय प्रशांत सन्याल सबका केंद्र बना हुआ था। तभी अचानक महुआ के मुंह से एक भयभीत चीख निकली। वह चला गया। सबने उसकी ओर घबराकर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं और उसके आमतौर पर शांत संयत व्यक्तित्व का कोई नामो निशान नहीं था। वह यहाँ खड़ा था, बिल्कुल मेरे पास। उसने मुझसे अभी अभी बात की थी। वह मेरे सामने से दरवाजे तक नहीं जा सकता था। मैं बीच में खड़ी थी, वह अचानक गायब हो गया। ओह भगवान, मैं पागल हो रही हूं। उसने फिर से चीख मारी, मेरी प्यारी लड़की। पृथ्वीराज ने उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। क्या हुआ? कौन गायब हो गया? लड़की ने उसे अविश्वास से देखा। वह बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। मैंने उसकी ओर देखा, फिर पलटकर की ओर देखा और तभी एक हल्की सी आवाज आई। जब मैंने दोबारा मुड़कर देखा तो वह जा चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कौन? कौन गायब हुआ? सुभेंदुनाथ मुखर्जी ने अधीरता से पूछा। महुआ ने आंसुओं के बीच उसकी ओर देखा। भैरव, उसने रोते हुए कहा। भैरवनाथ मुखर्जी। उन्होंने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसने उनका मजाक उड़ाया था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।